नमस्कार। आज उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे के गुट को देने का फैसला किया। अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास होगी और एकनाथ शिंदे का गुट ही तीर कमान के निशान पर चुनाव लड़ेगा। यानी अब उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं बचा। पार्टी भी गई, चुनाव का निशान भी गया। चुनाव आयोग ने मान लिया कि एकनाथ शिंदे के पास पार्टी का सपोर्ट है, इसलिए उनका गुट ही असली शिवसेना है। अब चिंचवाड़ और कासबापेट विधानसभा सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन में एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के नाम और सिंबल पर लड़ेगा, जबकि बाई इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के गुट के उम्मीदवार की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल होगी। चुनाव आयोग के फैसले पर एकनाथ शिंदे गुट ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसे बाला साहब की शिवसेना की जीत बताया जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कौरवों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, फिर पांडवों को हरा नहीं पाए। राम के पास राज्य नहीं था, फिर भी हारा रावण ही था। उद्धव ने कहा कि बाला साहब के अनुयायियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं की होगी। जिन लोगों ने चोरी से सत्ता की खातिर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है, वो हारेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उद्धव ठाकरे को आज सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा। इसकी डिटेल भी आपको दूंगा। आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव आयोग ने 76 पन्नों के फैसले में शिवसेना और तीर कमान का निशान एकनाथ शिंदे के गुट को देने की क्या क्या वजह बताई है। चुनाव आयोग के फैसले का आधार क्या है, इसका राजनीतिक असर क्या होगा और अब उद्धव ठाकरे के पास ऑप्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का फैसला आया तो महाराष्ट्र का माहौल कैसे बदल गया। जैसे यह खबर आई कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना करार दे दिया है, तीर कमान का चुनाव निशान एकनाथ शिंदे के गुट को दे दिया है, तो मुंबई से लेकर नासिक तक जश्न शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। कहीं पटाखे चलने लगे, कहीं गुलाल अबीर उड़ाया गया। कई शहरों में एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स शिवसेना का भगवा झंडा लेकर बाला साहब अमर रहें के नारे लगाते हुए नाचने लगे। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला लाखों शिव सैनिकों की जीत है, बाला साहब के विचारों की जीत है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। दूसरा रिएक्शन डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का आया। फडणवीस ने चुनाव आयोग में जीत के लिए एकनाथ शिंदे को बधाई दी। कहा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के विचारों और सच की लड़ाई लड़ रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने भी मुहर लगा दी है कि शिंदे ही शिवसेना की ओरिजिनल शिवसेना है। शिवसेना ने फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पुराने मामलों के आधार पर है और उन्हें भरोसा था कि फैसला शिंदे के पक्ष में ही आएगा। हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है
मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है, और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है। राज ठाकरे ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रिएक्शन दिया। बाला साहब के एक पुराने वीडियो को राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज हमें फिर से एहसास हुआ कि बाला साहब का दिया हुआ विचार कितना सही था। राज ठाकरे ने जो वीडियो डाला है उसमें बाल ठाकरे ये कह रहे हैं कि नाम और पैसा तो आता जाता रहता है, एक बार जाएगा तो फिर आ जाएगा, मगर नाम चला गया तो फिर नहीं आएगा। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के रिएक्शन आ गए तो फिर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब तो साफ हो गया कि देश में तानाशाही चल रही है, चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र की मौत जैसा है। उद्धव ने कहा कि पहले उन्होंने सरकार चुराई, फिर चुनाव चिन्ह चुराया, अब पार्टी भी चुरा ली, लेकिन एकनाथ शिंदे को कागज पर तीर कमान मिला है, असली तीर कमान तो उनके पास है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के फैसले से निराश हैं, नाराज हैं, चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई 2 लाइन का फैसला नहीं दिया है, 1-2 दिन में सुनवाई करके फैसला नहीं दिया है। 76 पन्नों के फैसले में एक एक डिटेल दर्ज है। मामला पिछले साल 19 सितंबर से चुनाव आयोग के सामने था। 5 महीने की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने आज फैसला सुनाया। पिटीशन एकनाथ शिंदे के गुट ने फाइल की थी। उद्धव ठाकरे के गुट को अपनी बात कहने का पूरा मौका भी मिला। किसने चुनाव आयोग के सामने क्या क्या तर्क दिए, कौन कौन से दस्तावेज रखे, इन सब का जिक्र इस फैसले में है। चुनाव आयोग के सामने 2 सवाल थे, पार्टी पर हक किसका है और चुनाव चिन्ह किस गुट को मिले। आयोग ने 2 आधार बनाए। पहला, पार्टी का संविधान क्या कहता है, पार्टी किसके साथ है, और दूसरा कि चुने हुए प्रतिनिधि किसके साथ हैं। आयोग के फैसले में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि उसके पास शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है। उद्धव ठाकरे के गुट के पास सिर्फ 15 विधायक हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना के 55 विधायकों को कुल 47,82,440 वोट मिले। इनमें से 36,57,327 वोट एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को मिले।
जबकि 11,25,113 वोट उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों को मिले। इस लिहाज से 76% सपोर्ट एकनाथ शिंदे के गुट के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे के पास करीब 24% वोट है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर सांसदों की बात करें तो लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 13 एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। 6 सांसदों के समर्थन का दावा उद्धव ठाकरे के गुट ने किया। हालांकि उद्धव ठाकरे के समर्थन में लोकसभा के सिर्फ 4 सांसदों ने ही एफिडेविट दिया है। राज्यसभा के तीनों सांसदों का समर्थन उद्धव के साथ है, जबकि एकनाथ शिंदे के साथ राज्यसभा में शिवसेना के किसी सांसद का सपोर्ट नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा सांसदों के वोट के लिहाज से देखें तो शिवसेना के सांसदों को कुल 1,02,45,143 वोट मिले। इनमें से एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो सांसद हैं उनको 74,88,634 वोट, जबकि उद्धव गुट के सांसदों को सिर्फ 27,56,509 वोट मिले। इस लिहाज से एकनाथ शिंदे गुट के साथ 73% शिवसेना के सपोर्टर रहे और उद्धव गुट के पास शिवसेना के सिर्फ 27% वोटर रहे। उद्धव ठाकरे के गुट ने 2018 में हुए पार्टी संविधान के संशोधन का हवाला दिया, जिसे चुनाव आयोग ने यह कहकर खारिज कर दिया कि शिवसेना के संविधान में जो बदलाव हुआ था उसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई, इसलिए वो आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। आयोग 1999 में बाला साहब ठाकरे के वक्त तय हुई व्यवस्था को मानेगा। आयोग ने कहा कि अगर 2018 के संशोधन को मान भी लिया जाए तो उसमें सारे अधिकार पक्ष प्रमुख के पास हैं। पार्टी की कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा का कोई इलेक्शन नहीं होता, नियुक्ति होती है, इसलिए इसे पैमाना मानना मुश्किल है। क्योंकि हर लिहाज से एकनाथ शिंदे ने यह साबित कर दिया कि उनके साथ शिवसेना के ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा सांसद हैं, इसलिए आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे के गुट को देने का फैसला किया। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के विवाद, जीके मूपनार, कांग्रेस, AIADMK, जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी में नाम और सिंबल को लेकर हुए तमाम विवादों का हवाला दिया। क्योंकि शिवसेना में हुई बगावत के मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है, यहां कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए जैसे ही जीत मिली तो शिंदे गुट के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उद्धव ठाकरे के गुट में सन्नाटा छा गया। संजय राउत ने कहा कि अब तो साबित हो गया कि संवैधानिक संस्थाएं भी स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले से लोकतंत्र की हत्या हो गई। सरकार बनी, इसको कहा जाता है नीचे सरकार। करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ है। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके लोकतंत्र बचा ही नहीं था। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठी है। और क्या कर सकते हैं? संजय राउत की बात का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर 2 बयान तैयार करके रखे थे। अगर फैसला उनके पक्ष में आता तो फैसले को सच की जीत बता देते। हमें उनसे इसी तरह के बयान की उम्मीद थी। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने तो इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का एजेंट बता दिया। आनंद दुबे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पहले ही संदेह के घेरे में थी। आज के फैसले के बाद साबित हो गया कि चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम हो गया है। जिस बात का हमें डर था, आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चल ही रही है। आपने आनंद फानंद में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसके कुछ देर के बाद करीब करीब यही बात उद्धव ठाकरे ने कही। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने पहले पार्टी को तोड़ा और अब बाला साहेब का चेहरा चुराना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है अब देश में मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है। उद्धव ने कहा कि अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। अरे एक दिन तो चोरों को जश्न मनाने दो। सिर्फ उनको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये चोरी है, अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। वो बाला साहब को चुराना चाहते हैं, धनुष्यबाण को चुराना चाहते हैं, तो चोरी में क्या मत बन गई। धनुष्यबाण तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्यबाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्यबाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्यबाण मेरे पास है। और उस धनुष्यबाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखेगी। पता चला मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चलता, इसलिए अब बाला साहब का नकाब पहन के वो सारे भाजपाई मैदान में उतरना चाहते हैं। बाला साहब नाम ही चल रहा है, धनुष्यबाण चलता है, शिवसेना चलता है, भाजपा की जादू नहीं चल रही है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल ले ली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। इस मामले में कांग्रेस का रिएक्शन भी आया। तारिक अनवर ने कहा कि चुनाव आयोग से इसी फैसले की उम्मीद थी। इलेक्शन कमीशन ने सरकार के दबाव में वैसा ही फैसला दिया जैसा बीजेपी चाहती थी। ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग है वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है, तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आएगा और वही हुआ है। शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने कहा कि हारने वाले इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, चुनाव आयोग का फैसला बाला साहेब ठाकरे के विचारों की जीत है। राहुल शिवाले ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। शिंदे सत्य के साथ खड़े थे और उसी का फल उन्हें मिला है। बहुत ही बड़ी राहत है और एक ये जो निर्णय है वो ऐतिहासिक निर्णय है और जो पूरे भारत में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प हम लोग ने लिया था, तो पूरे भारत में हमारा स्वागत हो रहा था। लेकिन जो दूसरा गुट है वो बार बार लोगों में अफवाह फैल के एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लोगों को अभी पूरे भारत को पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को कौन आगे लेके जा रहा है, हिंदुत्व को आगे कौन लेके जा रहा है और बाला साहब का सपना पूरा करने की ताकत हम लोग में है, ये अभी सिद्ध हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि कुर्सी के चक्कर में पार्टी और निशान दोनों उद्धव के हाथ से चले गए। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? इससे पहले उद्धव ठाकरे को आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला सुना देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि इस मामले को 7 सदस्यीय बेंच को नहीं सौंपा जाएगा। 21 फरवरी से 5 जजों की बेंच ही इस मामले की रेगुलर सुनवाई करेगी। इस मामले में पिटिशनर्स उद्धव ठाकरे का गुट है। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि बगावत करने वाले शिंदे गुट के 16 विधायकों की मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का तर्क है कि जब स्पीकर के खिलाफ पहले से नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है, तो ऐसे में स्पीकर विधायकों की मेंबरशिप पर फैसला नहीं कर सकते। पहले स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर फैसला होना चाहिए।
अपने फेवर में एकनाथ शिंदे का गुट 2016 में अरुणाचल के नबाम रेबिया केस का हवाला दे रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर स्पीकर को हटाने की याचिका लंबित हो तो स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि महाराष्ट्र के केस में 2016 का यह फैसला लागू होता है या नहीं। इसलिए इस मामले को 7 सदस्यीय खंडपीठ को सौंपने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 21 फरवरी को मुकर्रर कर दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो हारेंगे। फडणवीस ने कहा कि 7 जजों की बेंच में केस की सुनवाई की मांग सरासर गलत है। उद्धव ठाकरे सिर्फ केस को अटकाने, लटकाने और टालने में लगे हुए हैं। काही माहिती माझ्याकडे आहे, कोर्टाने हे सांगितलं की केवळ नबम राबियाचा जो काही निर्णय आहे त्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून 7 जजेसकडे पाठवा, ही मागणी काही संयुक्तिक नाही आहे। मेरिटवर आम्ही पूर्ण केस ऐकू आणि मेरिटवर ऐकल्यानंतर मग अंतिम निर्णय द्यायचा की 7 जजेसकडे पाठवायचा असं आम्ही ठरवू। जे आम्हाला देखील वाटत होतं की विशेषतः उद्धवजींची जी शिवसेना आहे ती वेळ काढू धोरण करण्याकरता 7 जजेसची मागणी करते आहे। मला असं वाटतं साधारणपणे त्याच लाईन्सवर हा निकाल आहे की ज्यामुळे आता हा वेळ काढू धोरण जे त्यांचं होतं तेव्हा वर्षभर निकालच लागू नये, आता अशी स्थिती नाही। आता याची रेग्युलर सुनावणी झाल्यामुळे याचा अंतिम निकाल लागेल, त्यामुळे आम्ही जो काही निर्णय मिळालेला आहे त्याच्यावर समाधानी आहोत। उद्धव गुट की नेता और शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। इस फैसले का असर देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छल बल से चुनी हुई सरकारों को हटाने की साजिश पूरे देश में चल रही है। यह सिलसिला लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें झटका नहीं है, हम ये लड़ाई सत्य की और तथ्य की लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र के उसूलों की लड़ रहे हैं। सरकार बनी थी जिस तरीके से निकाली गई है, नबाम रेबिया का हवाला देकर स्पीकर के पावर्स को कम करने की कोशिश करें, हमारा चैलेंज उसी को लेकर है। और हमारे जो काउंसिल हैं उन्होंने बकायदा बताया कि नबाम रेबिया जो केस है, जो बार बार कोर्ट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी और उनके 2-3 नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से, उस पर हमने स्पष्ट किया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नबाम रेबिया अप्लाई नहीं करता है। किसी ने अगर नोटिस भी दिया था स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन का, तो बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस में जब द हाउस इज इन सेशन तब ये मोशन पास सामने आता। और वो इस नोटिस जो आया है वो नोटिस कोई अननोन ईमेल आईडी से आता है, अननोन आइडेंटिटी से आता है, तो वो रूल्स के अनुसार भी नहीं था। तो स्पीकर के पावर्स को आप कर्टेल कर देंगे किसी एक पार्टी को बचाने के लिए, ये गैर संवैधानिक है। हमने अपनी दलील रखी है, हमें किसी तरीके का झटका नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि संविधान का ढांचा संभालने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, उनके अंतर्गत ये मामला चल रहा है। और 21 तारीख को जो भी निर्णय आएगा वो देश के हिसाब से आएगा, सिर्फ महाराष्ट्र के अनुसार नहीं। आज के फैसले से यह तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी। एक तो पार्टी उनके हाथ से चली गई, शिवसेना का सिंबल उनके हाथ से निकल गया, बाला साहेब की जिस विरासत पर वो दावा करते थे वो विरासत भी उनके हाथ से निकल गई। अब उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक जमीन खुद तैयार करनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर फैसला करना गलत है। ऐसे तो पैसे वाले लोग विधायकों और सांसदों को खरीद लेंगे, सरकारें बदलेंगे, पार्टियों पर कब्जा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण है। विधायकों और सांसदों को चुनती जनता है। विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर ही सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। अगर एमपी एमएलएस की संख्या के आधार पर फैसला नहीं होगा तो क्या सिर्फ पारिवारिक विरासत के आधार पर निर्णय किया जाएगा? क्या सिर्फ इस आधार पर फैसला होगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब के बेटे हैं, इसलिए शिवसेना पर उनका कब्जा मान लिया जाए? इसे ठीक नहीं कह सकते। अब उद्धव ठाकरे के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऑप्शन है और हो सकता है कि उद्धव कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। उद्धव ठाकरे के पास वैसे भी वक्त कम है क्योंकि 2 असेंबली सीट्स पर 27 फरवरी को बाई इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है कि इस चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना और धनुष बाण के चिन्ह पर इलेक्शन लड़ेगी। अगर उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया तो जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा कि शिवसेना के सपोर्टर उद्धव ठाकरे के साथ हैं या फिर एकनाथ शिंदे के साथ। आज हरियाणा में 2 गौ तस्करों की जली हुई लाशें मिलने पर खूब सियासत हुई। राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर की जली हुई डेड बॉडीज हरियाणा में मिली। दोनों की मौत गाड़ी के साथ जलने से हुई।
ये तस्वीर उन्हीं दोनों मुस्लिम नौजवानों की हैं जिनकी जली हुई बॉडी एक जीप में मिली। 35 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले थे। 15 फरवरी यानी बुधवार की सुबह से दोनों लापता थे। भरतपुर में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। जुनैद के कजन ब्रदर इस्माइल के मुताबिक उसके भाई को किडनैप किया गया था। एक अनजान शख्स ने यह जानकारी दी कि उसने 2 लोगों को जीप में देखा था जिन्हें 5-6 लोग मार पीट रहे थे और वो जीप को पिरुका गांव के जंगल की तरफ ले गए। इस्माइल ने इसकी जानकारी जुनैद और नासिर के घर वालों को दी और फिर सब लोग पिरुका गांव के जंगल पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी के टूटे हुए शीशे देखे। जब उन्होंने पिरुका गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 8-10 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में किडनैप करके हरियाणा की तरफ ले गए। इसके बाद कल हरियाणा में भिवानी जिले के बारवास गांव में एक बोलेरो जीप जली हुई हालत में मिली। इसी गाड़ी के अंदर 2 लोगों के नरकंकाल थे, पूरी तरह जले हुए थे और उनकी हालत ऐसी थी कि पहचान भी नहीं हो सकती थी। गाड़ी के चेसी नंबर के आधार पर पता चला कि गाड़ी कहां की है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भरतपुर में राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्हें जली हुई गाड़ी के बारे में बताया। इसके बाद यह पता चला कि गाड़ी में जो जले हुए नरकंकाल मिले हैं वो भरतपुर से लापता हुए जुनैद और नासिर के हैं। इनके परिवार वालों ने हत्या के लिए बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। 5 लोगों को एफआईआर में नामजद किया है, जिसमें से 1 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस हत्याकांड की जांच गौ तस्करी के एंगल से भी कर रही है, क्योंकि जुनैद और नासिर नाम के जिन 2 लोगों का मर्डर किया गया है उनमें से जुनैद गौ तस्कर था, उस पर 5 केस दर्ज थे। हालांकि नासिर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। अभी तक जो इसके समस्त पहलुओं पर अभी जांच की गई है, जो इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है, जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। तो उसी बात को लेकर के कुछ युवकों ने, जिनके एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं ऐसा एफआईआर में बताया गया है, कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। जुनैद और नासिर दोनों दोस्त थे, भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। दोनों ड्राइवरी करते थे और बताया जा रहा है कि जिस बोलेरो गाड़ी में इनके शव मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं, वो नासिर के रिश्तेदार की थी। जैसे ही इन दोनों की डेड बॉडीज घाटमिका गांव पहुंची, वहां तुरंत भीड़ लग गई, पंचायत बुलाई गई। परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही जुनैद और नासिर की जान गई, वरना राजस्थान से हरियाणा तक उन्हें मारपीट करके ले जाया गया, पुलिस को पता कैसे नहीं चला। गांव वाले भी कह रहे थे कि जब तक सरकार के नुमाइंदे नहीं आएंगे तब तक दोनों को सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मंत्री जाहिदा खान वहां पहुंची। ये इलाका उनके विधानसभा इलाके में आता है। जाहिदा खान ने गांव में लोगों से बात की, पंचायत के लोगों को समझाया और कहा कि सरकार जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाएगी और उनके परिवार का ख्याल भी रखेगी। जाहिदा खान ने कहा कि जुनैद और नासिर का परिवार वालों को राजस्थान सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का फायदा भी इन परिवारों को दिया जाएगा। आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने, इन्होंने 11 आदमियों की कमेटी बना के दी हमें, कि क्योंकि ये था कि इतनी भीड़ में कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बात करी तो 15 लाख तो सरकार की तरफ से हैं, 5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, 5-5 दोनों को, 15-15 दोनों को, 20-20 लाख हो गए। 50-50 हज़ार साजिद चौधरी प्रधान है जो पहाड़ी के, ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे और खाद्य सुरक्षा में जुड़वा देंगे, और बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक वो रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री करवाएंगे। कौन लोग थे जो मारने वाले थे? आप चिन्हित हुए क्या? एक चिन्हित हुए, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। किसी संगठन के आदमी है क्या है? नहीं, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। की बात भी हुई है प्रधानमंत्री?
योजना के तहत आवास देने की बात भी? हाँ, मैं कह तो रही हूँ। डिमांड क्या है? और खाद्य सुरक्षा में भी नाम जुड़ा जाए। नहीं, अब तो पहले तो यही था कि जो मुजरिम हैं उनको सजा मिले। अब उन्होंने वही है कि एक गिरफ्तार कर लिया है, 2 के फैमिली मेंबर्स को उठा लिया है, वो खुद आरोपी नहीं आए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के समझाने पर गांव वाले मान तो गए और इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की कल भरतपुर में रैली है, उन्हें इस घटना से सियासत का एक मौका मिल गया। ओवैसी ने बयान देने में बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओवैसी ने जुनैद और नासिर की हत्या के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटा। कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गौरक्षकों को खुली छूट दे रखी है, इसलिए इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद ओवैसी ने गहलोत सरकार पर वार किया। कहा कि राजस्थान में गौरक्षकों की गुंडागर्दी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर गहलोत सरकार ने सख्त एक्शन लिया होता तो जुनैद और नासिर को जान नहीं गंवानी पड़ती। आप कौन होते भाई? कोई स्मगलिंग कर रहा नहीं कर रहा, फिर अदालत को बंद कर दी ना। हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गांव स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, क्या इंक्वायरी? अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना यह पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें, उनकी 2017 में भी 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था, उसको जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई, केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी अगर सही एक्शन ले लेते, जिस पर कंप्लेन दी गई थी, रोक सकते थे। और कैसे ये लोग राजस्थान में आ रहे हैं भाई? आतंक मचा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं ये लोग। लेकिन राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने ओवैसी को जवाब देने में देर नहीं की। जाहिदा खान ने कहा कि अगर ओवैसी को अपराध होने से पहले ही उसकी खबर मिल जाती है तो गहलोत सरकार को बता दिया करें, वो एक्शन ले लेंगे। जाहिदा खान के मुताबिक राजस्थान सरकार इस मामले में तेजी से काम कर रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, अगर ओवीसी जी को कोई पहले से पता चल जाती है चीज़ें तो वो हमारी सरकार को बता दिया करें, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कभी पहले इस तरह की कोई हरकत हुई हो और क्रिमिनल्स आ रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता था, तो एक्शन क्या लेते किसी के खिलाफ। अब हमारी सरकार बहुत वो है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, उन्होंने कल से ही इसको कर रखा है, तभी रात में ही एक को गिरफ्तार कर लिया गया इंटरस्टेट, जो कि बहुत बड़ी बात है। जुनैद और नासिर की किडनैपिंग राजस्थान से हुई। उनकी जली हुई लाश भरतपुर से 300 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी में मिली, जहां बीजेपी की सरकार है। जिन लोगों पर जुनैद और नासिर को जलाकर मारने का आरोप लगाया जा रहा है, जिनके नाम एफआईआर में है, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। गौरक्षा के कई मामलों में उनके नाम दर्ज हैं। मुख्य आरोपी है, उसका नाम है मोनू मानेसर, उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। ये बजरंग दल का मेंबर है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने मोनू मानेसर का नाम लेकर हरियाणा सरकार पर हमले किए। ओवैसी बोले कि जुनैद और नासिर को जलाकर मारने वाला मोनू हरियाणा बीजेपी का चहेता है, पुलिस उसे प्रोटेक्शन देती है, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि जुनैद और नासिर को न्याय मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि मोनू ने फेसबुक और यूट्यूब पर मारपीट और हथियारों के साथ कई वीडियोज डाले, लेकिन पुलिस ने कभी कुछ नहीं किया।
अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है, उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि YouTube पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब FIR में नाम है एलिस्ड, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो YouTube पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, उसका नाम FIR में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। YouTube पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी YouTube के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये बल्कि जो गैंग है ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। मोनू का इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन ये तो हकीकत है कि उसके नाम पर FIR हैं। इस मामले में भी FIR में उसका नाम है, उसके हथियारों के साथ कई फोटोग्राफ्स हैं, उसने हथियार लहराते हुए, फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पोस्ट भी की हैं। अब जो आपको हम वीडियो दिखाते हैं वो 6 फरवरी का है। मोनू हरियाणा के पटौदी इलाके में फायरिंग कर रहा है। इस हमले में एक शख्स घायल हुआ, जिसके बाद मोनू पर दफा 307 यानी जान से मारने की कोशिश करने का केस फाइल किया गया। इस मामले में भी यह शख्स फरार चल रहा है। पुलिस मोनू मानेसर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सामने रख रहा है। आज उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसमें मोनू ये कह रहा है कि जुनैद और नासिर हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन की यह घटना है उस दिन वो गुरुग्राम में एक होटल में था। वो 14 फरवरी की रात को होटल में गया और 15 फरवरी की दोपहर तक वहीं रहा। होटल की CCTV फुटेज से इसकी तस्दीक की जा सकती है। जो भी ये गोविंदगढ़ इलाके में जो भी घटना घटी है उसमें मेरा व मेरी टीम का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सूचना आ रही है जिसमें नामजद किया गया हूँ वो बिल्कुल गलत किया गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेफालतू में संगठन और हमारा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और ना ही बदनाम किया जाए। जो भी मैं मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा हूँ इसमें बहुत ही ज्यादा गलत आरोप लग रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था जहां के CCTV फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध है। और पुलिस में का जांच करने के लिए हम पूरी लिए तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है और हम लग भी रहे हैं कि ये घटना किसने की है, हम अपने तौर पे पता कर रहे हैं। मोनू की बात की तस्दीक व्हाइट रॉक होटल का स्टाफ भी कर रहा है। आज हमारी संवाददाता श्रुतिका ने होटल के मालिक और मैनेजर से बात की। दोनों ने कहा कि 14 फरवरी की रात से 15 फरवरी की दोपहर तक मोनू वहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि मोनू अक्सर उनके होटल में ठहरता है क्योंकि ज्यादातर गौ तस्करी इसी रूट के जरिए होती है। उन्हें रोकने के लिए मोनू और उनकी टीमें जब यहां आती हैं तो अक्सर उन्हीं के होटल में रुकती हैं। तकरीबन 11:30 सवा 11 के आया। उन्होंने चेक इन किया था यहाँ पे, ठीक है मैम, और नेक्स्ट डे उन्होंने 12 साढ़े 12 के आसपास चेकआउट किया है। कितने बजे चेक इन किया था सर? 11:15 PM। 14 तारीख को रात को 11:15 पे वो अंदर घुसे हैं और उसके बाद में वो अगले दिन 15 तारीख को निकले हैं। 15 तारीख को सुबह 12 बज के
6 मिनट पे हमारा चेकआउट उनका हुआ यहाँ से। सर, जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिलीज किए वो इसी होटल के हैं? हमारी होटल की सीसीटीवी फुटेज है, उनको हमने प्रोवाइड की है। सर, वो कितने लोगों के साथ आए थे, इसकी जानकारी आपके पास? उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। तो जो फुटेज में दिख रहे हैं मतलब वो ऑथेंटिक वही लोग हैं? वो वही ऑथेंटिक वो है। हमने खुद अपनी साइड से क्रॉस चेक करके ही उनको ओरिजिनल फुटेज दी है। यहाँ पे आए थे, वो यहीं पे रुके हुए थे और सुबह गए हैं यहाँ से। सुबह गए? हाँ जी। जैसे कि होटल के जो मैनेजर है उन्होंने चेक इन टाइमिंग भी हमें बताया, और जो उन्होंने टाइमिंग बताया है मोनू मानेसर ने, उनका ये कहना है कि वो 14 तारीख की रात को आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, रात में आए थे और अगले दिन सुबह गए? सुबह गए हैं तकरीबन 12 बजे के। और बोलेरो गाड़ी से आए हुए थे। अच्छा, बोलेरो गाड़ी से हाँ आए जी, थे हाँ और जी। फिर वो गए हैं? हाँ जी। उनके साथ कितने और लोग होंगे? 4-5 और थे उनके साथ। अच्छा, आप उनको जानते हैं? हाँ, वो गौरक्षा दल के हैं और मेरे पास कई बार फोन भी आता रहता है कि रूम्स के लिए, तो हम उनको रूम दे देते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ आते जाते? हाँ, आते जाते रहते, रूम भी दे देते हैं हम। तो मतलब कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि उस दिन वो कोई अकेले यहाँ आए या उनका कोई पहले से उन्होंने कुछ प्लान किया हो तब वो यहाँ पे आके रुके? वो नॉर्मल है उनका? नॉर्मल आ जाते हैं, वो किसी भी गाय वाय को पकड़ते तो यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि इस साइड नूर मेवात इसी रोड पे है ना, तो यहाँ से आना जाना उनका काफी है, क्योंकि आगे जाके नूर मेवात है जहाँ से सारी गाय वाय ले जाते हैं, तो आते उनका स्टे करने का मन होता है, वो आ जाते हैं, यहाँ रुकते हैं, सुबह जाते हैं। अब क्योंकि मोनू बजरंग दल का मेंबर है, गोरक्षा के मामलों में एक्टिव रहता है, जुनैद और नासिर की हत्या में उसका नाम आ रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पुलिस भी उसकी तलाश में है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने साफ कह दिया कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई गोरक्षा दल का सदस्य है, गौ तस्करों को पकड़वाने का काम करता है, इस आधार पर गौ तस्करों की हत्या में उसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, यह ठीक नहीं है। वीएचपी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि बिना सबूत के सिर्फ राजनीतिक दबाव में अगर मोनू को अरेस्ट किया गया तो वीएचपी इसका विरोध करेगी। पवन कुमार ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जानबूझकर हिंदू संगठनों का नाम लिया जा रहा है जिससे चुनाव में फायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि आजकल तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जमाना है, पुलिस को सब पता रहता है कि घटना के वक्त कहां कौन था। ऐसे में बिना प्राथमिक जांच के ही एफआईआर दर्ज करना ठीक नहीं है। कौन आदमी की लोकेशन कहां पे है, जिन आदमियों की इनमें एफआईआर में नामजद किया है, क्या पुलिस ने तहकीकात की? क्या वो उस घटनाक्रम के घटना स्थल के आसपास वो लोग कभी उन दिनों में कहीं थे? क्या उनकी जांच की गई? मैं इस पेशे से जुड़ा रहा हूं, मुझे पता है। अरे कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर ब्लाइंड मर्डर भी होता है तो उसका भी तरीका होता है, उसकी चेन बनाई जाती है, उसके फोरेंसिक साइंस से साक्ष्यों को जुटाया जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हर आदमी यहाँ पर, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा पता है इस वक्त लोकेशन मोबाइल पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसी जांच हुई है पुलिस की? ऐसी कोई जांच नहीं हुई। ये ऐसे नहीं, ये तो एक तरह से एक सांप्रदायिकता का भाव लेकर के बजरंग दल को या गोरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें राजस्थान सरकार इसका राजनीतिकरण लाभ लेना चाहती है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जिहादियों की और हत्यारों की पूरी पैरवाई करती नजर आती है, और सिर्फ इस बात के लिए कि उनको इस बात से राजनीतिक लाभ हो। कोई भी आदमी अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि जी इससे तो बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व हैं, और बिना साक्ष्यों के आधार पे और बिना इन्वेस्टिगेशन के हुए जब तक बात ये सिद्ध नहीं होती, तो ऐसे ये तो बचकाना बयान है। राजस्थान से किडनैपिंग हुई, जली हुई लाशें हरियाणा में मिली, इसलिए जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने की जिम्मेदारी दोनों राज्यों की है। ये बात ठीक है, मोनू मानेसर गोरक्षा दल का जाना माना मेंबर है, इसलिए ये तो ठीक नहीं कि सिर्फ इसलिए कि कोई गोरक्षा से जुड़ा है बिना जांच की हत्या के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। यह भी ठीक कि जुनैद के खिलाफ भी गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं, जुनैद गौ तस्करी के लिए कुख्यात था, लेकिन इसका ही मतलब ये नहीं कि कोई उसे किडनैप करेगा, इस तरीके से दो निर्मम हत्याओं को अंजाम देगा। पुलिस सही और निष्पक्ष जांच करे, इसके बाद जुनैद और नासिर के हत्यारों की पहचान हो और उन्हें सजा दिलवाए। चूंकि मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है, एक गौ तस्कर की हत्या से जुड़ा है, गौरक्षा दल के लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, गौरक्षक हरियाणा के हैं, हरियाणा में ही लाश मिली और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए सियासत तो होगी। क्योंकि जुनैद और नासिर राजस्थान के रहने वाले हैं, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए ओवैसी के लिए बहुत अच्छा मौका है। वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमले कर सकते हैं, यही वो कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सियासत की बजाय न्याय दिलाने के लिए काम हो तो बेहतर है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इस बार आपकी अदालत में रजत जी के सवालों के कटघरे में है मशहूर एक्टर सोनू सूद। वैसे तो सोनू सूद की इमेज फिल्मों में विलन की है। फिल्म दबंग के छेदी सिंह को कौन भूल सकता है, लेकिन कोरोना महामारी ने सोनू सूद की इमेज पूरी तरह बदल कर रख दी। रियल लाइफ का विलन रियल लाइफ में हीरो साबित हुआ, जिसने कोरोना के दौरान हजारों माइग्रेंट्स को घर पहुंचाया, लोगों को खाना खिलाया। आखिर फिल्मों में विलन से लेकर असल जिंदगी में हीरो तक का सोनू सूद का सफर कैसा रहा, इस बारे में डिटेल में तो आप कल रात 10 बजे आपकी अदालत में देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी एक छोटी सी झलक। खलनायक के तौर पर जब आप हिट हुए जी, तब आपने सोचा कि अब रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं? मैं जब मुंबई आया तो बड़ी इच्छा थी कि अच्छे किरदार निभाएं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने। कोई 100 करोड़ की बिजनेस करती, कोई 500। मुझे लगता था ज़िंदगी वो है। और जब कोविड आया और आम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, तब मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार था, वो तो अब मैं निभाने का मौका मिला, जिसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। और ये ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी सर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहूँगा कि आखिरी ब्रेथ तक वो फिल्म चलती रहे, ऐसे ही ऊपर वाला मुझसे काम करवाता रहे और मैं ऐसे ही जुड़ता रहा। पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। खबर है कि 8 से 10 हथियारबंद आतंकवादी कराची के पुलिस चीफ के दफ्तर में घुस गए हैं। जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। कराची के पुलिस प्रमुख के दफ्तर के अलावा आतंकवादियों ने उसके बगल में कराची के सदर थाने पर भी हमला किया। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज की टुकड़ी को भी बुला लिया गया है। इसके अलावा कराची के दूसरे पुलिस थानों से भी जवानों को आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि फायरिंग में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नजर आ रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नजर आ रही है। मुसीबत के वक्त मदद के लिए टर्की पहुंचे भारत के जवानों का टर्की के लोगों ने कैसे इस्तकबाल किया और उसके बाद उन्हें थैंक यू कैसे कहा, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद करने वाली एनडीआरएफ की 2 टीमों के 100 सदस्य अडाना एयरपोर्ट से वापस लौट रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि ये भारत के जवान एयरपोर्ट पर हैं, तो बड़ी संख्या में तुर्की के लोग एनडीआरएफ की इन टीमों को विदाई देने पहुंचे। तालियां बजाकर उन्हें वहां से विदा किया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी, जिन्होंने वहां भीषण ठंड में अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी संख्या में मलबे में फंसे लोगों को निकाला, अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। इसके अलावा मलबे में दबी डेड बॉडीज को निकाला। मुश्किल हालात में दिन रात जागकर भूकंप में अपना सब कुछ खो चुके लोगों के लिए टेंट बनाकर उन्हें रहने का, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे टर्की हर मौके पर, हर मंच पर भारत का विरोध ही करता है, लेकिन भूकंप की इस त्रासदी के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिना देर किए सबसे पहले भारत की तरफ से दवाएं भेजी, राशन, टेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, टीम्स भेजी, उसके बाद टर्की के लोग भी भारत को सलाम कर रहे हैं। आज की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको फिर याद दिला दूं कि आपकी अदालत में इस बार रजत जी के मेहमान हैं मशहूर एक्टर सोनू सूद। फिल्मों में सोनू सूद विलन थे, लेकिन अब उनकी इमेज एक हीरो की है। कोरोना काल में गरीबों, मजदूरों की मदद करने की वजह से सोनू सूद की इमेज एक मसीहा जैसी बन गई। लेकिन उन पर यह भी इल्जाम लगे कि मदद के नाम पर टैक्स में हेराफेरी हुई, बोगस बिल बने। इन तमाम सवालों पर सोनू सूद ने क्या जवाब दिया, इसकी एक झलक देखिए। जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी उसकी कुछ एक्सर्ट मेरे पास में है। जी सर। डिपार्टमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका कहना है कि इनकम टैक्स की जांच में पता चला एक्टर सोनू सूद की कंपनियों में टैक्स इवेजन की बोगस एंट्रीज पाई गई
और कैश के बदले चेक इशू किए गए थे। तो सर मैं जो उन्होंने बोला, आज भी हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बट लाइक आई सेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर वेरी ऑनरेबल और उनका पूरा हक बनता है जो भी करने के लिए। बट एक एक चीज़ जो थी, वी हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आज भी मैं आपके सामने शायद इसीलिए बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं सब ठीक होगा। बट लाइक आई सेड, उनका काम उन्होंने किया। मैं एक और बात लिखी उन्होंने, जी सर, जयपुर बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ 175 करोड़ 175 करोड़ इसकी डूबियस सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए गए। सर ये मेरा कोई नहीं है, दिस वाज समथिंग विच आई ऑल्सो क्वेश्चन। मेरा जयपुर से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इससे कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। वो एक फर्स्ट जब हमने उसका प्रूफ दिया तभी पता चल गया था। आई थिंक वो कुछ और किसी के जुड़ के मेरे साथ आ गया था। मेरा कुछ दूर दूर तक इस क्लॉज के साथ कुछ नहीं था लेना देना। प्लीज वेलकम रियल लाइफ हीरो सोनू सूद। एक लड़के ने लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा दीजिए। सर बहुत लोगों की मिलवाया मैंने, वैसे सच्ची बोलूं तो आपको। और एक बच्चे ने लिखा कि पापा कह रहे कि मम्मी को थोड़े दिन नानी के घर भिजवा दीजिए। ऐसे रिश्ते जोड़े सर लोगों ने। ये भी कमाल की फीलिंग है कि मैं घर में फंसा हुआ हूँ, सोनू सूद मुझे शराब के ठेके तक भिजवा दो। तो मैं बोला कि शराब के ठेके पर तो खुद पहुंच जाए, जब टल्ली हो जाए घर मैं पहुंचा दूंगा। सिनेमा के विलन और असली जिंदगी के हीरो सोनू सूद आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।